नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आप तक खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां पहुंचाते हैं। आपके मन में कोई सवाल होते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं एक फोन कॉल के जरिए। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आए हैं जिसके संदर्भ में आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं, आइए बताते हैं। धान की नर्सरी की देखभाल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें, हमारे कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नींबू वर्गीय फल बागानों में समसामयिक कार्य पर। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी के समय धान की नर्सरी लगी है, देखभाल जरूरी है। नींबू वर्गीय जो हमारे फल हैं, किस तरह से उसमें कार्य करने की जरूरत है, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई सवाल है तो अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनका जवाब आप तक पहुंचाने वाले हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। इस वक्त मौजूद है डॉक्टर दिनेश कुमार हमारे साथ, जो प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। साथ ही साथ डॉक्टर RM शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं उद्यान विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, इस कोरोना संकट की घड़ी में भी हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि आप तक जानकारियां पहुंच सके, ताकि आप खेती किसानी की जो कार्य हैं सहूलियत तरीके से कर सकें। और इसी संदर्भ में हमारा ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपको बताने वाले हैं कि वर्तमान समय में जो महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, धान की नर्सरी लगाई हुई है आपने, देखभाल करनी बहुत जरूरी है, तो किस तरह से आप कर सकते हैं, आइए इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर दिनेश का। डॉक्टर दिनेश, काफी लोगों ने जो है नर्सरी लगा ली है, अब समय आ चुका है कि उसकी हम देखभाल करें, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को बताएं कि जब हम धान की खेती की बात करते हैं तो उसमें स्वस्थ पौध का कितना योगदान हो जाता है, क्योंकि जब तक स्वस्थ पौध नहीं मिलेगी अच्छा उत्पादन हमें नहीं मिल पाएगा। देखिए, ज्यादातर किसान जो रोपाई विधि है धान की, उससे खेती करते हैं, जिसके लिए आपको शुरू में उसकी पौध तैयार करनी पड़ती है। और पौध अगर हमारी स्वस्थ होगी, मजबूत होगी, तभी वो खेत में जाके अच्छी पैदावार देगी, उसमें अच्छे कल्ले बनेंगे। अगर हमारी पौध को कीड़े मकोड़े ने खा लिया, कोई बीमारी लग गई या खरपतवारों से स्पर्धा होगी, ज़्यादा खरपतवार आ गए, तो पौध हमारी कमज़ोर रह जाती है। फिर ऐसी कमज़ोर पौध को अगर हम खेत में लगाते हैं तो ये बीमारी लेके जाती है अपने साथ, और खेत में फिर इसमें ब्यात वगैरह कम होता है, और जिसकी वजह से इसकी पैदावार कम आती है। जी, तो अगर पैदावार अच्छी चाहिए तो हमें पौध भी एकदम अच्छी और स्वस्थ यहाँ पर लेनी होगी। तो ऐसे में जरूरी है कि हम देखभाल बेहतर तरीके से करें। तो किस तरह के हमें प्रबंधन कार्य करने की जरूरत हो जाती है, जानकारी देंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट है, आपको दिखा देते हैं। जून का महीना चल रहा है, किसान धान उगाने की तैयारी कर रहे हैं। धान 2 तरह से बोई जाती है, सीधी बिजाई करके और पौधशाला यानी नर्सरी तैयार करके। अभी भी ज्यादातर किसान नर्सरी के माध्यम से ही इसकी खेती करते हैं। मध्यम और ज्यादा समय में पकने वाली नर्सरी लगाई जा चुकी है। अब समय कम दिनों में पक जाने वाली नर्सरी का है। पौधशाला तैयार करने के लिए मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बना ले और उसमें 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और 4 से 5 मीटर लंबी क्यारियां बना ले। जल्द ही रुपाई के लिए पौध तैयार हो जाएगी। 1 वर्ग मीटर पौधशाला में 50 से 80 ग्राम बीज की जरूरत होगी। अगर आप मोटे दाने वाली किस्म बो रहे हैं तो 30 से 35 किलो, और अगर बारीक किस्में बो रहे हैं तो 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीजों को फफूंदी नाशक से शोधित कर दे। बिजाई से पहले बीजों को अंकुरित कर ले। 1 वर्ग मीटर नर्सरी में 2 से 3 किलो यूरिया, 3 किलो सुपर फॉस्फेट और 1 किलो पोटाश की जरूरत होगी। अगर नर्सरी के पौधे पीले पड़ रहे हो तो 1 किलो जिंक सल्फेट और आधा किलो चूने को 50 लीटर पानी में घोलकर छिड़के। बुआई के समय खेत की सतह से पानी निकाल दे और 3 से 4 दिन बाद सिर्फ खेत की सतह को तर करते रहे। जब अंकुर 5 सेंटीमीटर के हो जाए तो खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी भर दे। जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाए, पानी की मात्रा भी बढ़ाते जाए, लेकिन ये मात्रा 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर खरपतवार हो रहा हो तो उसे निकाल कर बाहर कर दे।
तो कुछ जानकारी अभी आपने हमारी रिपोर्ट के जरिए हासिल की है और ऐसी ही कुछ और जानकारियां भी पहुंचाएंगे आप तक धान की नर्सरी की देखभाल के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले आइए यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा से जानकारी हासिल कर लेते हैं कि नींबू वर्गीय फल बागों की अगर हम बात करते हैं, समसामयिक कार्य की बात करते हैं, तो ये जो समय है किस तरह से महत्वपूर्ण है, किस तरह की यहाँ पर सावधानियां हम कह सकते हैं जो हमारे किसानों को बरतनी चाहिए? देखिए, नींबू वर्गीय फल एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें लेमन, लाइम, स्वीट ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, किन्नो या बहुत सारे टेंजन, बहुत सारे फल आते हैं। तो इनकी तुड़ाई का समय भी अलग अलग है। तो जैसे आपको पता है कि जून का महीना चल रहा है और हमारे संस्थान से एक पूसा लेमन 1 नामक प्रजाति विकसित की गई है जिसकी तुड़ाई बहुत जल्दी होती है। अन्यथा क्योंकि जून के महीने में नींबू की जरूरत होती है और हमारा जो कागजी नींबू है इसकी तुड़ाई या लेमन की तुड़ाई जाके जुलाई में शुरू होती है। तो इस वक्त जरूरत होती है। तो हमारी एक प्रजाति है पूसा लेमन 1 जो लगभग अब 2-4 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएगी जी। तो एक तो ये है कि लेमन की तुड़ाई अब लगभग शुरू होने वाली है उत्तर भारत में और अगले महीने से जो कागजी नींबू है उसकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये आवश्यक है कि ये मुख्य काम अभी ये है जो तुड़ाई का जो जून और जुलाई में होगा। जो कागजी नींबू है और जो नींबू है उसकी तुड़ाई का यहाँ पर सही समय आ गया है। ऐसे में जरूरी है कि हमारे किसान इसके लिए पहले ही तैयारियां कर लें। तो किस तरह की तैयारियां करनी है जानकारी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आइए एक यहाँ पर खास रिपोर्ट है वो दिखा देते हैं। नींबू वर्गीय फल बागानों में समसामयिक कार्य। व्यावसायिक रूप से संतरा, चकोतरा, नींबू, नारंगी और किन्नू नींबू वर्गीय फलों में आते हैं। केले और आम के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा खेती नींबू वर्गीय फलों की होती है। इनमें विटामिन सी की काफी मात्रा पाई जाती है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करती है। साथ ही त्वचा को चिकना और लोचदार बनाए रखता है। भारत में इसकी खेती उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश आते हैं। इनकी रुपाई साल में 2 बार की जाती है। एक बार तो फरवरी और मार्च में और दूसरी बार जुलाई, अगस्त और सितंबर में। इसका मतलब ये हुआ कि किसान इस समय इनकी रुपाई की तैयारी कर रहे हैं। रुपाई के लिए पहले ही गड्ढे खोद लिए जाते हैं और बरसात के मौसम में उनमें पौधों की रुपाई की जाती है। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 75-75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जुलाई, अगस्त और सितंबर की रुपाई ज्यादा बेहतर मानी जाती है क्योंकि इस समय पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है और इससे लागत कम आती है। ध्यान रहे, पौध किसी प्रमाणित जगह से ही खरीदे और अपने इलाके के हिसाब से सही किस्म का चुनाव करें। नींबू वर्गीय फलों की बुआई अम्लीय और लवणीय दोनों तरह की मिट्टियों में की जा सकती है। खड़े बागों में बरसात के दौरान लगातार निगरानी करते रहे। खास तौर से रोग और खरपतवार नियंत्रण के उपाय करते रहें। बागों में बहुत ज्यादा पानी जमा नहीं होने देना है। ज्यादा पानी बीमारियों को आमंत्रित करती है और पौधों में गलन भी पैदा कर सकती है। बागों में हवा का आदान प्रदान बेहतर होना चाहिए। नींबू वर्गीय फलों से साल भर आमदनी ली जा सकती है। जैसे मोटे छिलके वाले नींबू का फल जुलाई में तैयार हो जाता है, जबकि पतले छिलके वाली पूसा उदित और पूसा अभिनव किस्म अगस्त सितंबर में तैयार होगी। मौसम्बी का फल अक्टूबर नवंबर में, ग्रेप फ्रूट नवंबर दिसंबर में और किन्नू दिसंबर जनवरी में। पूसा उदित, पूसा अभिनव फरवरी मार्च में पकने लगता है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बता दें आपको कि कॉलर यहाँ पर पहले जुड़ गए हैं, उनका हम यहाँ पर सवाल शामिल कर लेते हैं। बिहार के समस्तीपुर से हमें कॉल किया है दिनेश यादव जी ने। आइए क्या है उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मैं समस्तीपुर बिहार से बोल रहा था, दिनेश यादव। मैं धान के बारे में जानना चाहता हूँ, जो कौन सा नस्ल हम लगावे हैं जो सही पैदावार हो कम पानी में। जी क्या कहेंगे डॉक्टर दिनेश? दिनेश जी जानना चाहते हैं समस्तीपुर बिहार में कौन सी किस्म लगा सकते हैं जिससे अच्छी पैदावार मिल सके।
आपके क्षेत्र के लिए बहुत सारी किस्में हैं और इसमें जैसे सबौर से निकली हुई किस्में हैं, सबौर दीप है और भागलपुर कटरानी है और राजेंद्रा कस्तूरी है। ये सब किस्में हैं जिनका प्रयोग आप बिहार में अपने लिए कर सकते हैं। और पानी बचत के लिए आपको जहाँ तक जैसे आप कह रहे हो तो 1-2 दिन के अंदर अगर संभव हो तो आपको बुआई कर देनी चाहिए। अब समय है कि आप धान की सीधी बुआई भी कर सकते हैं और उससे जो है पानी की बचत आपकी कम होगी। जी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि सीधी बुआई कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या कोई अलग से किस्म होती है या फिर जो इनके क्षेत्र के लिए अनुमोदित है वही लगा सकते हैं ये? जी बिल्कुल, इसमें आपको खास ध्यान ये रखना है कि कम अवधि में पकने वाली किस्में हों आपकी, आप उनका प्रयोग करें, क्योंकि अलग से अभी जो है वो सीधी बुआई के लिए हमारे देश में किस्में उपलब्ध नहीं है। जो हमारी प्रचलित किस्में हैं उन्हीं में से हम किस्मों को ले लेते हैं। जैसे जो नज़दीक आपके जो कम समय में पकती हो किस्म, उसको आप ले लें और उसकी आप सीधे बुआई कर दें, क्योंकि नर्सरी के लिए भी वैसे आप लेट होते जा रहे हैं। तो इस समय अगर पानी की बचत आप चाहते हैं तो आपके लिए सही विकल्प यही है कि आप धान की सीधी बिजाई कर दें। जी, तो इससे पानी की काफ़ी बचत हो सकती है और काफ़ी अच्छे स्तर पर हमारे किसान इसे अपना भी रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ किसान नर्सरी तैयार करके इसकी रोपाई करते हैं। तो जैसे डॉक्टर दिनेश आपने कहा कि 1-2 दिन में ही अगर ये नर्सरी लगा लें तो सही रहेगा, अन्यथा देर हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे इस पे हमारे किसानों को? जी बिल्कुल, नर्सरी आमतौर पर किसान भाई जून के पहले हफ्ते से लगाना शुरू करते हैं और बहुत जल्दी आपको नर्सरी लगानी भी नहीं चाहिए। कुछ किसान भाई मई के आखिर में या 20 मई के बाद नर्सरी लगा देते हैं। तो होता क्या है, जब रोपाई का समय आता है, बरसात का समय आता है, तब तक वो पौध ज़्यादा पुरानी हो जाती है, 35-40 दिन की हो जाती है, जिससे कल्ले कम बनते हैं, ब्यात कम बनता है। तो आपको इधर उत्तरी भारत में खास करके जून के पहले सप्ताह में 5 जून के आसपास नर्सरी डालनी चाहिए और 20 जून तक आपको ये कार्य कर लेना चाहिए। आज 21 तारीख होगी, अभी भी आप अगर डालना चाहते हैं तो जो कम अवधि में पकने वाली किस्में हैं जी, उनका आप कर सकते हैं। जैसे हमारे संस्थान की पूसा बासमती 1509 है, उसकी पौधा आप अब इस समय पे लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन ये किस्म जो है वो कुछ राज्यों के लिए है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में आप इस किस्म को लगा सकते हैं। जी, तो आप देखिए नर्सरी आप लगाना चाहते हैं तो कम अवधि वाली जो किस्म है उसका चयन कर सकते हैं। आपके क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित है आप उसका चयन कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी करनी होगी क्योंकि अब रोपाई का समय आ चुका है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे, धान के बारे में चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन डॉक्टर शर्मा का यहाँ पर रुक करना चाहूँगी मैं। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि लाइम और लेमन की तुड़ाई का समय आ चुका है, तो ऐसे में तैयारियाँ किस तरह से करें हमारे किसान और पहचान कैसे करें कि अब इसको तोड़ लेना चाहिए? देखिए, जो गर्मी का सीजन होता है तो उनमें बहुत ज़्यादा पीला रंग नहीं आता है। जैसे आप चाहें कि हम देख के ये पौधे पर देख लें कि भाई अब ये बिल्कुल पीला पड़ रहा है, ऐसा नहीं। जैसे ही, क्योंकि अगर आप उसका इंतजार करेंगे तो फिर उस पर एक बीमारी आ जाती है। तो लेमन को हमें जैसे ही हल्का सा हरे से हल्का सा पीला ब्लश आना उस पर शुरू हो तो उसको तोड़ के अगर वो कमरे में 2-3 दिन के लिए रख देंगे तो उन पर वो बिल्कुल नींबू वाला कलर विकसित हो जाता है। और अगर इस टाइम वो तुड़ाई करते हैं, जो ऐसी प्रजाति जो अभी तैयार है तुड़ाई के लिए, हल्का सा उस पर पीला रंग आने लग गया है, तो अभी उनको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, क्योंकि अभी गर्मी है और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है नींबू की। और खास करके कोरोना के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो विटामिन सी का बहुत अच्छा, इसकी मांग भी काफी अच्छी बढ़ी है, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है जी। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर उन पे हल्का सा पीला सा कलर उनको नजर आने लग गया है, जिसको हम अंग्रेजी की में येलो ग्रीन कहते हैं, कि वैसे हरा रहता है, क्योंकि इस सीजन में बहुत ज़्यादा पीला रंग उत्तर भारत में देखने को नहीं मिलता है। अगर हल्का सा ब्लश आ रहा है तो आप उसको तोड़ लें और 2-3-4 जब तक वो बाजार में पहुंचेगा 2-3-4 दिन में, तब तक उस पर पीला रंग विकसित हो जाएगा और उसको आपके अच्छे पैसे मिलेंगे। जी, तो देखिए बहुत ज़रूरी है, इस समय कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी देश इससे जूझ रहा है। ऐसे में इसकी मांग काफ़ी अच्छी बनी हुई है, विटामिन सी की ज़रूरत है और नींबू इसकी आपूर्ति करता है। ऐसे में आप सही समय पर इसे तोड़कर मंडियों में ले जाइए, अच्छे दाम आप अर्जित कर सकते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सावधानियाँ भी आपको बरतने की यहाँ पर ज़रूरत हो जाती है और किस तरह के कार्य आपको करने हैं लगातार आपको जानकारी देंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है।
देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं धान की नर्सरी की देखभाल के बारे में और साथ ही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नींबू वर्गीय फल बाग जो है उसमें किस तरह के समसामयिक कार्य आप लोग कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। टोल फ्री नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और समय समय पर हम करते रहते हैं। आपको बस नोट करना है, अपने फोन से वो डायल करने हैं। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनेंगे। हमारे विशेषज्ञ जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें कॉलर हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से महेंद्र जी ने हमें कॉल किया है। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो मैडम जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? महेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। मैडम हमारा सवाल है, धान में खरपतवार नाशी का प्रयोग कौन करना है? धान में खरपतवार नाशी का प्रयोग, इसके बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर दिनेश। बिल्कुल, देखिए धान आप कौन सी दवाई का छिड़काव करें? विधि से लगा रहे हैं या सीधे बुआई कर रहे हैं आप धान की? महेंद्र जी आपने नर्सरी लगाई है या फिर सीधी बुआई करेंगे इसकी? सीधी बुआई की है। सीधी बुआई। सीधी बुआई कब की है आपने? कब की है आपने बुआई सीधी? सीधी बुआई की है मैडम। कब की है आपने? आज की है, कल की है, 4 दिन पहले? कब की है? कितने दिन पहले की है? 6-7 दिन हुए। 6-7 दिन हो चुके हैं। 6-7 दिन हुए हैं। देखिए आप लेट हो चुके हैं, आपको देर हो गई है इसमें। 5-6 दिन हुए। 5-6 दिन। हाँ ठीक है, अब 5-6 दिन पहले। ठीक है, अब आपको देरी हो चुकी है क्योंकि बुआई करने के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर अंदर घास मारने की दवाई आती है या खरपतवार मारने की दवाई आती है। मोटे तौर पे पेंडिमिथालिन का प्रयोग ज़्यादातर किसान करते हैं और उसका प्रयोग आप भी कर सकते थे। लेकिन जो किसान भाई अभी भी बुआई कर रहे हैं सीधी बुआई, तो वो इसका पेंडिमिथालिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका 1 किलोग्राम जो सक्रिय पदार्थ है उसको आप ले सकते हैं। 33% में आता है तो करीब 3.25 लीटर जो व्यापारिक दवाई होती है जो आप बाज़ार से खरीदते हैं उसकी 3.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से 600 लीटर पानी में घोल बना के आप बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कर लें। और इसमें खास ध्यान ये रखना है कि बुआई के समय पे खेत में नमी होनी चाहिए। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो दवाई का असर नहीं होगा। अब आपकी 5-6 दिन बीत चुका है तो अब कुछ नहीं कर सकते आप। अब आपको करीब 25 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच अगर खरपतवार आते हैं तो आप उनको किसी जो होइंग मशीन आती है आजकल, पहिए से चलती है आपके, कुछ लोग साइकिल में लगा लेते हैं उसको। तमाम तरह की खुदाई की तरीके आते हैं आपके पास, यंत्र होते हैं, उससे आप निकाई गुड़ाई करें। और जब 25 से 30 दिन की हो जाए तो आप 20 पारीबैग सोडियम नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। 25 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये बुआई के 25 से 30 दिन बाद ही आपको छिड़काव करना है। जी बिल्कुल, तो किस तरह से आपको खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से यहाँ पर जानकारी दे दी है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शर्मा का यहाँ पर एक बार रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा आपसे भी जानना चाहेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में क्या कहेंगे आप नींबू वर्गीय फलों के बागों में? देखिए इस बार जो बरसात है वो थोड़ी जल्दी शुरू हो गई है जी। तो जबकि जून के महीने में प्राय उतने खरपतवार नहीं उगते थे जितने इस बार देखे जा रहे हैं। जी जी। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जो नींबू वर्गीय फल हैं
इनकी जड़ें बहुत ऊपर होती हैं, इसलिए पौधे से दो लाइनों के बीच में जो घास है उस घास के ऊपर आप खरपतवार मार सकते हैं। लेकिन खरपतवार छिड़कने से पहले उसको काट दें, और काटने के बाद अगर आप उस पर पैराक्वेट नामक अगर बीडीसाइड आप उस पर छिड़कते हैं तो 10 से 15 दिन तक उसमें जो है खरपतवार नियंत्रण रहेगा। लेकिन पौधे के जो थाला है, चाहे वो छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, उस पर जो खरपतवार नाशी है उसका प्रयोग ना करें, अन्यथा पौधे को नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप खरपतवार नियंत्रण करें तो बहुत सावधानी के साथ करें। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आपको खरपतवार नियंत्रण करना है नींबू वर्गीय फल बागों में, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है जान लेते हैं। हेलो 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 नवजीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि धान की नर्सरी में गिलहरी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जी, धान की नर्सरी में गिलहरी काफी परेशान कर रही है। जी देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि चारों तरफ आप बांस लगा दो और नेट आता है, जाल आता है, जैसे मच्छरदानी होती है, इसी तरह के प्लास्टिक के नेट आते हैं। उसको आप चारों तरफ से जो है वो उस नेट से ढको, और अगर लगे कि ऊपर भी चढ़ रही है लकड़ी से तो ऊपर भी वो नेट लगा दो और उसको टाइट कर दो। तो इस तरह के नेट में जो है ना धूप जाती रहेगी और नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। तो इसके अलावा कोई और चारा नहीं है आपको। जी, तो गिलहरियों से अगर बचाव करना है नर्सरी का तो ये एक ही विकल्प है जिसे हमारे किसान भाई अपना सकते हैं। तो किस तरह से आपको कार्य करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर दिनेश, जब नर्सरी लगाते हैं तो अक्सर ये भी हमारे किसान शिकायत करते हैं या देखते हैं कि पीलापन सा आ गया है, तो ये किस कारण से होता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? देखिए, पीलापन कई कारणों से आता है, लेकिन धान की पौध में यही देखा गया कि या तो नाइट्रोजन की कमी आती है या लोहे की कमी आती है। नाइट्रोजन की कमी खास करके तब आती है जब मिट्टी हमारी कमजोर हो या उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग ना किया गया। नाइट्रोजन की पहचान किसान भाई कर सकते हैं कि इसमें नीचे की पत्तियां पहले पीली होती हैं, और जो लोहा है, लोहे में ऊपर की पत्ती पहले पीली होती हैं। तो ये जांच आपको करनी होगी। अगर आपकी नीचे की पत्तियां पहले पीली होती हैं तो समझ लो नाइट्रोजन की कमी है। इसके लिए यूरिया का 1% का घोल आप बनाएं और नर्सरी में करीब 10-12 दिन बाद, जब नर्सरी लगा ली उसके 12 दिन बाद आप उसका छिड़काव कर दें। दूसरी तरफ अगर लोहे की कमी है, पहचान खास यही है कि पत्तियां, ऊपर की पत्तियां पीली होती हैं और धीरे धीरे इन पत्तियों का रंग बदल के सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद हो जाता है, फिर ये भूरे रंग में बदल जाती है और सूख जाती है। आमतौर पर ये तब होता है जब मिट्टी के अंदर पानी की कमी हो। अगर नर्सरी आपने ऊपर के एरिया में उगाई है तो उसमें पीलापन अगर आ रहा है तो समझ लो लोहे की कमी है। इसमें आपको बड़ा साधारण उपाय है, नर्सरी में आपको पानी भर के रखना। जैसे ही आप उसमें पानी बढ़ा देंगे तो वो लोहे की कमी जो है, पीलापन दूर हो जाएगा। अगर पानी संभव ना हो, कम मात्रा में पानी आप लगा पा रहे हैं तो आयरन सल्फेट का आप छिड़काव कर दें। ये एक उर्वरक होता है, इसका 0.5% घोल बना के आप छिड़क दें। 100 लीटर पानी में आप करीब आधा किलो आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट कहते हैं, इसका घोल बनाएं। और इस तरह के घोल की सिर्फ 60 लीटर मात्रा 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पर्याप्त होती है। जी बिल्कुल। तो अगर पीलापन आने की संभावना आपको दिख रही है या फिर कुछ आपको लक्षण यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो ऐसे में आपको किस तरह से उसका प्रबंधन करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शर्मा का यहाँ पर रुक कर लेना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, मानसून के चलते आपने बताया कि खरपतवार का खतरा इस वक्त काफी बढ़ गया है, कीटों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बरसात के सीजन में बहुत सारे कीट आते हैं। तो एक तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि अभी बरसात थोड़ी सी शुरू ही हुई है, तो एक तो लीफ माइनर जो है, क्योंकि जो नई ग्रोथ आएगी, जो नए पत्ते खिलेंगे, उस पर लीफ माइनर नामक एक कीट आता है, उसका प्रकोप होता है और पत्ते सिकुड़ते चले जाते हैं। तो इस समय जिन क्षेत्रों में ये समस्या है वहाँ पर मैं किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा कि वो इमीडाक्लोपिड नामक दवा 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के अगर अभी वो छिड़क देते हैं तो चाहे वो किन्नो हो या मीठी नारंगी हो या दूसरे नींबू वर्गीय फल हों, उन पे अगर वो छिड़कते हैं तो जो पत्ते सिकुड़ने की जो समस्या है उससे वो निजात पा सकते हैं। वो ग्रोथ अच्छी होगी तो फल का साइज भी अच्छा बनेगा। क्योंकि अभी आने वाले समय में जो नींबू वर्गीय फल हैं, कुछ फल ऐसे हैं जिनकी अक्टूबर-नवंबर से तुड़ाई आरंभ होती है। तो अगर पत्ते उनके मुड़ जाते हैं और वो चमकने से लगते हैं तो वो उस कीट से आप
निजात पा सकते हैं कि अगर आप इमिडाक्लोपिड नामक दवा का छिड़काव कर देते हैं, जो इस वक्त बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। तो इस समय देखिए काफ़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर आप सही समय पर उसकी पहचान कर लेंगे, सही समय पर उसके लिए बचाव कार्य कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही है उससे आपको निजात मिल सकेगा। जी बिल्कुल। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर डॉक्टर शर्मा से ही मैं बात करना चाहूँगी। डॉक्टर शर्मा, जैसे जिन किसानों ने यहाँ पर बाग लगा रखे हैं उनके बारे में तो आपने बता दिया, क्या इस समय हमारे जो किसान नए बाग लगाना चाहते हैं वो तैयारियां कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत आवश्यक प्रश्न है हमारे किसान भाइयों के लिए कि ऐसे किसान भाई, चाहे वो बड़ा बाग लगा रहे हैं या अपने किचन गार्डन में लगा रहे हैं या छोटे स्तर पर लगा रहे हैं, क्योंकि जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है वो नए पौधरोपण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वातावरण में पर्याप्त नमी रहती है और ज़मीन में भी नमी रहती है, तो बहुत कम केयर आपको करनी पड़ेगी और आपके पौधे जो आप नए लगा रहे हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम रहती है जी। तो वैसे तो इसकी तैयारी जून से ही शुरू की जाती है, लेकिन ऐसे किसान भाई जिन्होंने अभी तक गड्ढे नहीं खोदे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप 1 मीटर गुणे 1 मीटर का गड्ढा खोद के और 1-2 दिन उसको खोल के रखें, क्योंकि ज़्यादा दिन अब आपको खोलने का समय नहीं है, थोड़ी सी धूप उसमें लग रही, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। और उस गड्ढे में कम से कम 25 से 30 किलोग्राम बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर छोड़ दें, और इसके बाद जैसे ही बारिश पड़ती है आप किसी भी विश्वसनीय जगह से, क्योंकि पूसा संस्थान ने बहुत सारे नींबू वर्गीय फलों की प्रजातियां विकसित की हैं, या आप अपने नज़दीकी स्थान से, चाहे वो आपका कृषि विश्वविद्यालय है या स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की नर्सरी है या कोई भी प्रमाणित नर्सरी है, वहाँ से एक विश्वसनीय प्रजाति जो उस क्षेत्र के लिए जिसकी संस्तुति की गई हो वही प्रजाति उस क्षेत्र के लिए लगाएं और विश्वसनीय जगह से लगाएं। तो ये नए बाग लगाने का, चाहे वो बड़े स्तर पर चाहे छोटे स्तर पर, जुलाई अगस्त का महीना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप जून में अपनी वो सारी तैयारी पूरी कर लें, ताकि पहली जब अच्छी बारिश पड़े तो उसके बाद आप पौधरोपण कर सकें। जी, तो देखिए बिल्कुल सही समय चल रहा है यहाँ पर तैयारियां करने के लिए, क्योंकि जुलाई अगस्त में आप रोपाई कर सकते हैं। तो किस तरह से तैयारी करनी है हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पटना बिहार से सत्यनारायण जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, हम आपको कहना है कि धान के पुआल गलाने के लिए कौन सा दवाई है? देखिए, धान के पुआल गलाने के लिए कौन सा दवाई है? जी, धान की पुआल गलाने के लिए धान की पुआल गलाने के लिए अभी आपके खेत में क्या पुआल है? क्या अभी आपके खेत में अभी खेत में पुआल है क्या? जी देखिए, ये पुआल नहीं है, लेकिन मकई का खेत। जी देखिए, अगर धान के खेत में हमको मकई है, इसमें सही तरीका ये है मकई तो मकई को हम जुतवा दिए हैं, उसको गलाने के लिए कोई दवाई है कि जाए? हाँ बिल्कुल है। इसके लिए आपको 2 तरीके हैं। एक तो डिकम्पोजिंग बायो फर्टिलाइजर आता है, हमारे संस्थान से भी निकला हुआ है, पूसा डिकम्पोजर, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर का। उसको आप छिड़क सकते हैं खेत में अपने, उससे पुराल गल जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि अगली फसल आप, ऐसा लगता है कि धान की लगाने वाले हैं, जो भी आपने मक्का का या ज्वार का, बाजरे का फसल अवशेष अपने खेत में डाला है, उसको जल्दी गलाने के लिए आपको यूरिया का प्रयोग करना है, जो आपका 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन का प्रयोग करना, यानी यूँ समझ लो कि 2 बैग यूरिया का प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा, और उससे ये तुरंत गल जाएगा। और फिर ये गलने के बाद इससे जो नाइट्रोजन मिलेगी, पोषक तत्व मिलेंगे, और साथ ही साथ जो आपने यूरिया डाला है वो खराब नहीं होगा, वो इसको जल्दी गला देगा, और अगली फसल को आपको ये यूरिया और ये पोषक तत्व बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो यूरिया का प्रयोग आप पुराल गलाने में बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
जी, तो ये आगे आने वाली फसल के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मिट्टी के स्वास्थ्य में भी ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है उसे बेहतर बनाने की दिशा में। बिल्कुल, तो आप किस तरह से पुआल गला सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दे दी है, और किस तरह से आपको देखभाल के कार्य करने हैं, तैयारियां करनी है बाग लगाने की, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा कर रहे हैं हम धान की नर्सरी की देखभाल के बारे में और नींबू वर्गीय फल बागों के में समसामयिक कार्यों के बारे में। तो आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारी टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र से राजू जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है? नींबू की हमको जो वैरायटी है ना, वो जो अच्छी पैदावार होती है वो वैरायटी जो ना, औरंगाबाद से बात कर रहे हैं। उसके बीच का अंतर कितना है वो जी? और उसके भी खड्डा कितना फिट खोदने का वो जी, क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा? नींबू की प्रजातियों के बारे में, नींबू की प्रजातियों के बारे में और दूरी के बारे में जानना चाहते हैं, और खर्च कितना आ सकता है अगर ये बाग लगाते हैं? देखिए, नींबू शब्द जो है, दो शब्द जो है हिंदी में, जिनको एक तो लेमन को भी नींबू कहते हैं और लाइम को भी नींबू कहते हैं जी। लेमन जो है वो थोड़े बड़े साइज का होता है और प्राय अचार में ज़्यादा इस्तेमाल उसका किया जाता है। उसके लिए हमारे संस्थान से कागजी कलां और पूसा लेमन बन दो प्रजातियां विकसित की गई हैं जिनको आप लगा सकते हैं। और अगर आप कागजी नींबू लगाना चाहते हैं तो कागजी नींबू में एक तो आपका जो नागपुर संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, आप वहाँ से एनआरसी नींबू वन लगा सकते हैं। दो प्रजातियां हमारे संस्थान ने विकसित की हैं, पूसा उदित और पूसा अभिनव, आप उनको भी लगा सकते हैं। और महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय जो वहाँ के हैं, उन्होंने भी प्रमालिनी, विक्रम या बहुत सारी ऐसी प्रजातियां, साई सरबती, कुछ दक्षिण भारत की किस्में हैं जिनको आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। और इनकी जो दूरी रखी जाती है वो 4.5 से 5 मीटर की दूरी पे हम इनको लगा सकते हैं। निर्भर करता है कि आपकी मृदा किस तरह की है। अगर मृदा आपकी बहुत उपजाऊ है तो आप इसको 5 मीटर पे लगाएं, अन्यथा 4.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं। और जहाँ तक इसकी जो कीमत की बात है वो निर्भर करता है कि अगर आप 5 बाई 5 मीटर पे लगा रहे हैं तो 400 पौधे 1 हेक्टेयर में लगेंगे। और 400 पौधा लगभग डिपेंड करता है कि आप कहाँ से खरीदते हैं। कहीं 50 रुपए का पौधा है, कहीं 75 रुपए का पौधा है।
और जो खर्चा बाकी का जो खर्चा आपका है, आप मान के चलें 30 से 40 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर का लगभग टोटल खर्चा आएगा, लगभग 1 हेक्टेयर नींबू का बाग लगाने में। जी, तो देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है कि कितना खर्च आ सकता है, कितनी दूरी पे आपको लगाना है और कौन सी उन्नत किस्म है और किस तरह का जो आप नींबू है लगाना चाहते हैं उसकी पहचान करना या फिर कहें उसका चयन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो हमारे विशेषज्ञ ने इस संदर्भ में आपको जानकारी दे दी है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शर्मा, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप जैसे हमारे कॉलर ने भी जानना चाहा कि उनके क्षेत्र में कौन सी ये किस्म लगा सकते हैं, किस तरह की दूरी रख सकते हैं और क्या मुख्य बातें होती हैं जब हम बाग लगाने की बात करते हैं। तो देखिए, बाग लगाते वक्त सबसे आवश्यक बात है, क्योंकि नींबू वर्गीय फल जो है लवण के प्रति बहुत ही सहिष्णु है, तो हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी की लवणता को जरूर एक बार किसी मृदा लैब से आप उनको टेस्ट करवा लें। दूसरा, वहाँ का पानी, क्योंकि हम मृदा की लवणता को तो कुछ हद तक हम परिवर्तित कर सकते हैं कि हम गड्ढे में ज़्यादा गोबर की खाद मिला देंगे या कार्बनिक खादें मिला देंगे, तो उससे मृदा की लवणता को हम कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो पानी है जिससे आप सिंचाई करेंगे, वो जीवन भर वही पानी आपको इस्तेमाल करना है। तो पानी की लवणता बहुत आवश्यक है कि पानी की लवणता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 डेसीसेमियन से कमी होनी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र में नींबू की फसल जो है बहुत अच्छी आती है। एक चीज़ तो हमें मृदा, दूसरा पानी का जो लेवल है वो कितना है, वो कम से कम 2 मीटर से ऊपर नहीं पानी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जड़ें जो है पानी में डूब गई, चाहे बरसात के मौसम में डूबी या किसी दूसरे मौसम में, कई जगह क्या होता है कि जैसे नहर नज़दीक होती है तो पानी का जो लेवल होता है वो बहुत ऊपर होता है जी। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ जो वाटर लॉक्ड होते हैं, जहाँ पानी ज़्यादा भरता है, वहाँ नींबू की बागबानी करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो वहाँ पानी का स्तर, मृदा और उसका pH मान भी, तो ये 2-3 चीज़ें जो बेसिक हैं उनको हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो है बाकी जो प्रजाति आप लगा रहे हैं वो प्रजाति आपके क्षेत्र के लिए उचित होनी चाहिए, वही प्रजाति आप लगाएं जिसकी संस्तुति आपके क्षेत्र के लिए की गई है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखकर बाग लगाते हैं तो नींबू वर्गीय फल एक ऐसा फल समूह है कि आप 8 से 9 महीने तक इससे आय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फल आते हैं और अगस्त से लेके फरवरी मार्च तक आपको कोई न कोई फल मिलता रहेगा अगर आप पद्धतिवार फलों को लगाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें तो आप नींबू वर्गीय फल उत्पादन से 8 से 9 महीने आय कमा जी। तो अच्छी आय का स्रोत बन सकते हैं नींबू वर्गीय बाग, हम कह सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप शुरुआत से लेकर इसकी फसल आने तक अच्छी तरह से प्रबंधन कार्य ज़रूर करते रहें। यहाँ पर आइए बढ़ते हैं आगे। सुरेश जी हमारे साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश से फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं जान लेते हैं। हेलो। हाँ मैम नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम नींबू की किस्म के लिए कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? आप राजगढ़ मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, नींबू की प्रजाति के बारे में जानना चाहते हैं ये? हाँ, आप नींबू की 2 प्रजातियां, कागजी नींबू की जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता भी था कि पूसा ओतित और पूसा अभिनव 2 बहुत अच्छी प्रजातियां हैं जो मध्य भारत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो आप वो प्रजातियां हमारे संस्थान से ले सकते हैं और उनका रोपण अपने यहाँ कर सकते हैं। और अगर लेमन लगाना चाहते हैं तो कागजी कला और पूसा लेमन वन दोनों प्रजातियां हमारे यहाँ से विकसित की गई हैं। और लेमन की मैं खास बात आपको ये बता दूं कि बाज़ार में हालांकि ज़्यादातर इसका उपयोग जो है प्रोसेसिंग में करते हैं, लेकिन अगर आप इसको अकेला लगाते हैं एक ही प्रजाति तो इसके फल भी बीज रहित हो जाते हैं। तो कई बार बाज़ार में जैसा कि जो उपभोक्ता है उसकी डिमांड रहती है कि जो भी नींबू हो उसमें बीज नहीं होना चाहिए। तो जो कागजी कला और पूसा लेमन वन दोनों प्रजातियां हैं, अगर आप उसको अकेले लगाते हैं तो उसमें बीज नहीं बनते और वो बिल्कुल बीज रहित हो जाता है। लेकिन इसका उपयोग प्रोसेसिंग में ज़्यादा होगा और फ्रेश कंजप्शन के लिए आप जो है कागजी नींबू लगा सकते हैं। जी, तो कौन सी आप किस्में चुन सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर दिनेश का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर दिनेश, आपने बताया था कि जो नर्सरी हम हमारे किसान लगाए हुए हैं उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम देखभाल अच्छे से करें, क्योंकि पौध हमें स्वस्थ चाहिए। तो पौध हमारी स्वस्थ रहे इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बीमारियों का भी ध्यान रखें, कीटों का भी ध्यान रखें। तो इस संदर्भ में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? नर्सरी में भी कई बार कीड़े मकोड़े और बीमारी आ जाती हैं। 3-4 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है।
एक तो कई बार जब ऊंचे की जगह पे हम नर्सरी उगाते हैं, पानी की कमी होती है, तो उसमें जड़ों में गांठें भी बन जाती है, निमेटोड का हमला हो जाता है और इस तरह के पौधे पीले हो जाते हैं और बढ़वार रुक जाती है। अगर निमेटोड या सूत्रकृमि आते हैं, गांठें बन जाती हैं, तो आप 3 किलोग्राम कार्बाफ्यूरान, जो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र है नर्सरी का, उसमें आप इसका बुरकाव करें। दूसरी समस्या इसमें बकानी की आ जाती है। कुछ किस्मों में नर्सरी में आप देखेंगे कि कुछ पौधे थोड़े लंबे हो जाते हैं, उसकी खास पहचान यही है कि लंबे हो जाते हैं। नर्सरी में अगर इस तरह के पौधे दिखाई दें और बहुत कम मात्रा में दिखाई दें, तो आप उन्हें उखाड़ के बाहर निकाल दें और फिर जब आप पौध लगाने जाते हैं तो बावेस्टीन में के घोल में इसका उपचार करें। 0.1% का बावेस्टीन का घोल बनाएं। ये एक दवाई होती है जो कवकनाशी होती है। 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी। तो जरूरत के हिसाब से आप घोल बना लें और 4-5 घंटे जो आपकी पौध है आपने उखाड़ी है उसको इसमें डुबो के रखें, फिर खेत में आप रोपाई करें। तो इस तरह से बखानी के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं जी। तीसरा, कीड़े मकोड़े भी आते हैं कुछ इसमें, जैसे पत्ता लपेटक आ सकता है या तना छेदक आ सकता है, या एक आध कीट और है जो आ जाता है, उसकी आप लगातार निगरानी करते रहें। और अगर नर्सरी में आपको कीड़े मकोड़ों का प्रभाव दिखाई दे तो इसके लिए आप 2 मिलीलीटर क्लोरपायरिफास, ध्यान से सुने, 2 मिलीलीटर क्लोरपायरिफास प्रति लीटर पानी, और इस तरह का 60 लीटर घोल 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है, उसमें आप छिड़काव करें। तो इस तरह से आप कीड़े मकोड़े और बीमारियों से अपनी नर्सरी की सुरक्षा कर सकते हैं। जी, तो देखिए बहुत ज़रूरी बातें हो जाती हैं जब हम नर्सरी की देखभाल कर रहे हैं, तो आपको ये सभी प्रबंधन कार्य करना ज़रूरी है, तभी तो आपको स्वस्थ पौध मिलेगी और उसकी आप खुले खेत में रोपाई करेंगे, और तब भी आप प्रबंधन कार्य सही तरीके से करते रहेंगे, वैज्ञानिकों की सलाह लेते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन ज़रूर हासिल करेंगे। इस संदर्भ में और जानकारी लेंगे डॉक्टर दिनेश से, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका सवाल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमें तरुण जी ने फ़ोन किया है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम, अपना सवाल पूछिए तरुण जी। मैडम मेरा सवाल ये कि इस साल हमने क्या धान की सीधी बुआई की है, तो उसमें क्या उर्वरक डाला है? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर दिनेश? आपने बुआई करते समय उर्वरक डाला या नहीं डाला? मैडम मेरा ये सवाल है, हमने इस बार धान की सीधी बुआई की है, तो उसमें क्या उर्वरक डाले? हाँ ठीक है, आपने जब बुआई की है, कब बुआई की है आपने? बुआई कब की है आपने? कितने दिन हो गए बुआई किए हुए? तरुण जी जवाब अभी बुआई की है, 2 दिन हुए, 3 दिन। तो उस समय बुआई पे आपने कौन सा उर्वरक लगाया? या गोबर? सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP डाला है सिर्फ उस पर। SSP डाला आपने, बाकी पोटाश भी नहीं डाला और आपने यूरिया भी नहीं लगाया? जी अभी कुछ भी नहीं डाला सर। अच्छा, तो ये आपने DAP से लगाया या SSP लगाया आपने? ठीक है, अब आपको करना क्या था, वास्तव में आपको मिट्टी की जांच के हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए था, और आगे भी जो किसान भाई करेंगे उर्वरकों का प्रयोग, उनको ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी की जांच के आधार पर आप उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर ऐसा आप नहीं कर पाए तो इस तरह के सीधी बुआई वाले धान में अगर आपने अधिक पैदावार देने वाली किस्में ली हैं तो नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी होती है, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश, और साथ ही साथ 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करना पड़ता है। चाहे सीधी बिजाई से धान बोया हो आपने, चाहे रोपाई वाला धान हो, जिंक की ज़रूरत होती है क्योंकि मिट्टियों में आजकल कम हो गया। तो ये जो फास्फोरस, पोटाश और जिंक की मात्रा ये आपको बुआई के समय ही प्रयोग करनी थी। खैर फास्फोरस की तो आपने कर दी। अभी भी अगर आपकी मिट्टी में कमी है तो धान की खड़ी फसल में भी पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश को आप 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जो पोटाश है उसके हिसाब से आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। साथ ही साथ नाइट्रोजन का प्रयोग अभी भी आप कर सकते हैं, उसका प्रयोग आप आधी मात्रा में, जैसे 150 किलोग्राम नाइट्रोजन है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो बल्कि इसको आप 3 जगह बांट लें। एक आप बुआई के 20 से 25 दिन बाद, और 1/3 जो आपकी है बुआई के 40 से 45 दिन बाद, और तीसरी 55 से 60 दिन बाद। इस तरह से 3 बार आप नाइट्रोजन का प्रयोग करें। और आजकल लीफ कलर चार्ट भी आ गया है। लीफ कलर चार्ट एक पैमाना होता है, हरे रंग की पट्टियां होती हैं, उसमें 40-50 रुपए का आता है। आप नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से उसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। 1 घंटे में कोई भी आपको समझा देगा
और लीफ कलर चार्ट का इस पैमाने का अगर प्रयोग करके आप धान में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो आपकी नाइट्रोजन की भी बचत होती है। कम नाइट्रोजन में आप सीधी बुझाई वाले धान को उगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आपको यहाँ पर उर्वरकों का प्रबंधन करना है जब आपने सीधी बिजाई करी है, तो आपने जान लिया इसके बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे। बता दें कॉलर हमारे साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, इनका क्या सवाल है जान लेते हैं। मुकेश जी ने हमें कॉल किया है। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है। हेलो जी पूछिए अपना सवाल मुकेश जी। जी मुकेश गुजर बोल रहा हूँ एमपी से। आप टीवी पर ध्यान ना दें, आप सीधा हमसे बातचीत करें, अपना सवाल पूछें। मुझे प्रमाणित पौधे चाहिए, नर्सरी कहाँ से मिलेंगे? प्रमाणित पौधे किसके चाहिए आपको? किसके पौधे चाहिए आपको? जी मुझे 500 पेड़ चाहिए नींबू वर्ग के। नींबू के तो आपको कहाँ किस नर्सरी से उपलब्ध होंगे प्रमाणित पौधे? जी क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा? देवास मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हैं और जो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है, आप वहाँ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वो आपको नज़दीक रहेगा, आप वहाँ से पौधे ले सकते हैं। आप जो हमारा CCRI सेंटर है नागपुर में उनसे ले सकते हैं और कुछ सीमित पौधे आप हमारे भारतीय संस्थान से भी ले सकते हैं। तो ये मुख्य जगह। इसके अलावा अगर कोई नज़दीकी KV आपके यहाँ है तो आप उनसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वो आपको इस क्षेत्र में दिशा निर्देशन कर सकते हैं कि आप कि नज़दीक कौन सी नर्सरी है जहाँ से प्रमाणित पौधे जो प्रमाणित नर्सरी है आप वहाँ से पौधे ले सकते हैं और अपना बाग लगा सकते हैं। जी देखिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे किसान जागरूक हैं कि प्रमाणित जगह से ही आप पौध या फिर बीज की खरीदारी करना चाह रहे हैं। ये लगातार हमारे विशेषज्ञ जानकारी देते रहते हैं कि प्रमाणित जगहों से ही आप पौध या फिर जो बीज हैं उसकी खरीदारी करें, क्योंकि उसकी गुणवत्ता आपको अच्छी ही मिलेगी। ऐसे में आप नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ का संपर्क कर सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय का रुख कर सकते हैं या फिर पूसा संस्थान का भी रुख कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको पौध या फिर कहें हम किसी भी फसल के लिए बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ऐसी ही जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं धान की नर्सरी की देखभाल और नींबू वर्गीय फल बागों में समसामयिक कार्य पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। बता दें कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कॉल किया है गौरव बिश्नोई जी ने। जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो 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 गौरव जी, आपको आवाज मिल रही है? गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। अपना सवाल पूछिए। टीवी पर ध्यान मत दीजिए। मेरी जी आप टीवी पर ध्यान ना दीजिए, अपना सवाल पूछिए। मैम हेलो मैम इसके धान के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। क्या पूछना चाहते हैं? ये जो 1 महीने के बाद लगभग या 15-20 दिन के बाद आसपास इसमें जो कल्ले निकलने स्टार्ट होते हैं, तो इसके लिए कोई ग्रोथ रेगुलेटर है ऐसा कि कोई अच्छी कंपनी का हो और हमारे फुटाव जो है वो फुटाव अच्छी तरह से खेत में अच्छा रहे, कुछ ऐसा है? देखिए गौरव जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इसके लिए मिट्टी में हमारी ताकत होनी चाहिए। इसके लिए हमें पहले से हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए था। मिट्टी में हमें गोबर की खाद, सड़ी खाद का प्रयोग करना चाहिए। सही मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें और जब हमारी मिट्टी में ताकत ज़्यादा आ जाएगी तो ब्यात अपने आप होगा। साथ ही साथ किस्मों का चुनाव भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप संकर किस्में लेंगे, अधिक पैदावार देने वाली किस्में लेंगे तो उसमें ब्यात अच्छा होता है, फुटाव अच्छा होता है। ये जो बाज़ार में ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से या तमाम तरह की दवाई लोग बेच रहे हैं, उल्टी सीधी दवाई, इन पे आप विश्वास ना रखें। अगर कोई कृषि विज्ञान केंद्र या सरकारी विभाग या संभाग आपको इस तरह की दवाई की संस्तुति करता है तभी आप प्रयोग में लाएं। जो दुकानदार होते हैं, दुकानों पे लोग भेजते हैं और हाथों में शीशी लेके किसानों का बेवकूफ़ बनाते हैं, उन पे कभी आप विश्वास ना करें। ये नकली हो सकते हैं और ये कल्ले बढ़ाने के नाम पे, ब्यात बढ़ाने के नाम पे उल्टी सीधी चीज़ें आपको भेज देते हैं और इनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यही मैं कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो देखिए लगातार हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो शोध करते हैं, तब जाकर के कुछ ऐसे उत्पाद तैयार होते हैं जो हमारी फसल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, उसकी पैदावार को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो किसान हैं वो ऐसे ही किसी की बात का भरोसा ना करें। हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनसे सलाह लेते रहें। इसीलिए हम कहते हैं कि सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अन्यथा आप कुछ भी ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी फसल पर इसका विपरीत असर ही पड़ेगा और उसकी गुणवत्ता के साथ साथ पैदावार भी कम ही हो जाएगी। तो ऐसे में जरूरी है कि आप समय समय पर सलाह जरूर लेते रहें। जैसे गौरव जी ने यहाँ पर पूछा है, हमारे विशेषज्ञ ने उस बात को बता दिया है कि ऐसे ही आपको कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर यहाँ यूज नहीं करना है। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर शर्मा से यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा से जानना चाहेंगे हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से वो नींबू वर्गीय फलों को अपना करके अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, इसके लिए वो किस तरह के कदम उठाएं? मैं अपने सारे किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जो है उत्तर भारत में खास करके अगर आप बात करें तो नींबू वर्गीय फल ही एक इकलौता फल है जिससे आप लगभग साल भर आय कमा सकते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपनी प्रजातियाँ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या दिल्ली से लगे क्षेत्रों की बात करें जहाँ किन्नों की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं बनती है, तो हमारे संस्थान ने मीठी नारंगी की 2 बहुत अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं, पूसा शरद और पूसा राउंड। ये दोनों भी प्रजातियां अक्टूबर की शुरुआत में पकना शुरू हो जाती हैं, तो उस वक्त गर्मी थोड़ी रहती है, तो इसकी जूस की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रहती है और ये बहुत जूसी है। तो ऐसे किसान भाई जहाँ पे किन्नो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, आप हमारी ये 2 मीठी नारंगी की प्रजातियाँ अगर लगाते हैं तो अक्टूबर के महीने में आप की बहुत अच्छी आय हो सकती है। इसके अलावा जो ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट की 2 प्रजातियां हमारे यहाँ से जिनकी संस्तुति की गई है, रिकमेंडेशन जिनकी की गई है, वो है मार्शीडलेस और एक प्रजाति और है लाल गुदे वाली। तो इन दोनों ही प्रजातियां जो है बीज रहित हैं। अगर आप उनको लगाते हैं, इनकी जो स्वास्थ्यवर्धक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर आप इनको लगाते हैं, मार्शीलेस और रेड ब्लश दोनों प्रजातियां, तो इनसे आप जो कि नवंबर के महीने में आती हैं। उसके बाद जिन क्षेत्रों में किन्नो बहुत अच्छा आता है वहाँ पे आप किन्नो लगा सकते हैं, लेकिन किन्नो के साथ सबसे बड़ी समस्या ये जाती है कि उसकी जो परिपक्वता है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आती है, तो उसके लिए फिर किन्नों को आपको स्टोर करना पड़ेगा ताकि तब जब थोड़ी सी गर्मी शुरू होगी तब आपको उसकी अच्छाई मिलेगी। और नींबू जो हमारे यहाँ से जो 2 प्रजातियाँ निकली हैं,
पूसा अभिनव और पूसा उदय, तो वो दोनों प्रजातियां फरवरी के बाद आपको फल देना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से अगर आप पूसा संस्थान के आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, तो दिल्ली, ये अच्छी किस्में जो ये है किस्में अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी आय, बहुत अच्छी आमदनी यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं हमारे किसान। लेकिन जरूरी हो जाता है, देखिए हम जानकारियां यहाँ से आप तक पहुंचाते हैं, आप इन्हें अपनाएं, इसके बारे में और जागरूक हो, तभी आपको ज्यादा फायदा यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दोनों ही हमारे विशेषज्ञों ने दर्शकों तक पहुंचाई है। इसके लिए मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, धान की नर्सरी की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं जान लिया आपने, और नींबू वर्गीय फल बाग जो है किस तरह से आपको देखभाल करनी है, और नींबू वर्गीय फल आपके लिए किस तरह से अच्छी आमदनी का जरिया बन सकते हैं, इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। ये तो बात हो गई हमारे आज के कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम यानी कि कल के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बता देते हैं। खरीफ सब्जी फसलों में पौध की तैयारी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये कि पौध की तैयारी आप किस प्रकार करें। खरीफ मूंग व उड़द की उन्नत किस्में और बुआई, दलहनी फसलों की आप बुआई करना चाहते हैं, कौन सी किस्में चुन सकते हैं, किस तरह से बुआई का तरीका अपना सकते हैं, इसके बारे में कल के कार्यक्रम में हमारी विस्तृत चर्चा होगी। कोई भी सवाल आपके मन में है पहले ही हम तक पहुंचा दीजिए, ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल आईडी के बाद जानकारी देते हैं आपको, आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर आप हमारे फेसबुक पेज पर अपने सवाल और साथ ही साथ कोई सुझाव है तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है। आप अपनी सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा दीजिए, हम उसे कार्यक्रम में शामिल करेंगे, हमारे विशेषज्ञ से वो सवाल पूछेंगे और हमारे विशेषज्ञ विस्तृत तौर पर उसके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप लाइव अपने सवाल कार्यक्रम के दौरान हमसे पूछ सकते हैं। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।